हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी गुलाम वंश की स्लेव डायनेस्टी की, और जिसमें हम कंप्लीट कर चुके थे कैमूर्स, यानी कि कैमूर्स की हत्या मलिक फिरोज ने कराई थी। और कैमूर्स जो है कैकुबात का ही 3 वर्षीय पुत्र हुआ करता था। और कैकुबात को लकवा मार जाने के कारण तुर्क सरदार ने उसे अमान्य घोषित कर दिया या अयोग्य घोषित कर दिया, और उसकी जगह पर उसके पुत्र शमसुद्दीन कैमूर्स को गुलाम वंश का अगला रूलर बना दिया गया। मलिक फिरोज ने कैमूर्स की हत्या करवा के अगला शासक बन गया, और इसे ही दिल्ली सल्तनत में खिलजी क्रांति के नाम से जाना गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो आज हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बस शुरू करते हैं। एक बार चेक करना होगा। यहाँ का सही आ रहा है पीछे। तो बस आज शुरू करेंगे खिलजी डायनेस्टी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड इन दिल्ली सल्तनत खिलजी डायनेस्टी, यानी खिलजी वंश का बहुत ही कम रूलिंग पीरियड रहा है। मात्र 30 वर्ष तक ही खिलजी वंश चलेगा आपके मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, या मैं कहूँ दिल्ली सल्तनत में। और खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक्चुअल नाम मलिक फिरोज था। और दोस्तों, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि मलिक फिरोज गुलाम वंश में कैकुबात का ही आर्मी चीफ या फिर वजीर हुआ करता था। मलिक फिरोज वो व्यक्ति था जिसने अपना राज्याभिषेक किलोखर के किले में, जिसे अनकंप्लीट छोड़ दिया था कैकुबात ने, और उसी अनकंप्लीट किले में, जिसे किलोखर के नाम से जाना जाता है, किलोखर के किले के नाम से जाना जाता है, उसमें अपना राज्याभिषेक कराया। ही गॉट हिज कोरोनेशन डन इन किलोखर फोर्ट, जो कि दिल्ली में है। राज्याभिषेक के समय पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो उम्र हुआ करती थी वो 70 ईयर हुआ करती थी। एट द कोरोनेशन ही वॉज द 70 ईयर ओल्ड। 70 वर्ष का हुआ करता था मलिक फिरोज। आगे बात की जाए 64 तुर्क जातियों में से एक जाति हुआ करती थी खिलजी, जो कि अफगानिस्तान में बसी हुई थी। जो कि अफगानिस्तान में बसी हुई थी। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपनी जनता के साथ उदार व्यवहार किया था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु ट्रीटेड
लिबरली। आगे बात की जाए मलिक फिरोज का या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक दामाद या भतीजा हुआ करता था, या भतीजा दामाद हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी अलाउद्दीन खिलजी को मलिक फिरोज ने कड़ा कड़ा नामक स्थान का इक्तेदार नियुक्त किया। और कड़ा आज वर्तमान में कौशाम्बी को कहा जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि कौशाम्बी ही पहले कड़ा के नाम से जाना जाता है, जहां का इक्तेदार अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने नियुक्त किया था। मलिक फिरोज का अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो रिश्ता था, यह दामाद हुआ करता था और साथ ही साथ भतीजा भी। ट्वेल्व 1293 में 1293 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देवगिरी पर अटैक किया। और देवगिरी का इस टाइम पर जो शासक हुआ करता था, जिसका नाम था रामचंद्र देव, जो कि एक यादव वंश का शासक था। लेकिन एक संधि के तहत इन दोनों में मित्रता हो गई, अर्थात आपस में दोनों मित्र बन गए, क्योंकि रामचंद्र देव ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अधीन ही शासन करना तय किया या फिर शासन करना स्वीकार किया। 1292 में 1292 ईस्वी में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पर मंगोलों का अटैक होता है। मंगोलों का नेता हुआ करता था हलाकू, और हलाकू का एक ग्रैंड सन, पहले एक बार आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बताते हैं। ट्वेल्व 1292 में मंगोलों का आक्रमण होता है, और जिसमें मंगोलों का एक नेता हुआ करता था हलाकू, और इसी का ग्रैंडसन दिल्ली सल्तनत पर अटैक करता है, जिसका नाम था अब्दुल्ला। साथ ही साथ चंगेज खान का भी ग्रैंडसन था इसके, जिसमें जिसका नाम था उल्गू। कहने का मतलब 1292 में जब मंगोलों का आक्रमण होता है, तो हलाकू का ग्रैंडसन और चंगेज खान का ग्रैंडसन ही अपनी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत पर अटैक करते हैं, अब्दुल्ला और उल्गू। और इस मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे या अपने दामाद अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमण को कंट्रोल करने के साथ साथ इन्हें पराजित करता है, और काफी सारे सैनिक मंगोलिया वापस चले जाते हैं। लगभग 2000 से 3000 के बीच में, कहीं कहीं आपको 4000 लिखा भी मिलेगा, तो इस वजह से मैं आपको 3000 से 4000 के बीच में इतने सैनिक ऐसे होते हैं जो कि
मंगोलिया वापस नहीं जाते और दिल्ली में ही रहना डिसाइड करते हैं। और ये सारे के सारे सैनिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही दरबार में या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही कोर्ट में दिल्ली में रहने के लिए अनुमति मांगते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिल्ली में रह सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप सभी लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। और ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे सैनिक अब्दुल्ला और उल्गू के साथ साथ सभी लोग इस्लाम धर्म को कबूल भी करते हैं। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उल्गू के साथ अपनी बेटी का निकाह भी करा देता है और इन सैनिकों के लिए एक बस्ती बसाता है। नवीन मुस्लिमों के लिए, या नवीन मुस्लिम कह सकते हैं कि जिन 3 से 4 हजार सैनिकों ने इस्लाम धर्म कबूल किया था, यही नवीन मुस्लिम कहलाए। और इन नवीन मुस्लिमों को रहने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में एक बस्ती बसाई जिसे मुगलपुर के नाम से जाना गया। और यही मुगलपुर वर्तमान में मंगोलपुरी कहलाया या मंगोलपुरी कहलाता है, जो कि दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के आक्रमण को नियंत्रित करके कड़ा नामक स्थान पर वापस चला जाता है और 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा यानी अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए देवगिरी पर अटैक करता है। कहने का मतलब रामचंद्र देव पर अटैक करता है। अटैक्ड ऑन देवगिरी बाय अलाउद्दीन खिलजी। इन 1296 देवगिरी से भारी लूटपाट करने के बाद रामचंद्र देव की ही वाइफ वीरमती को अगवा करके अपने साथ कड़ा ले जाता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब इस बात का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चलता है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ही अलाउद्दीन खिलजी को समझाने के लिए कड़ा के लिए निकल जाता है। और वही रास्ते में ही 1296 में धोखे से अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा देता है। तो बस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की यहीं पर डेथ हो जाती है 1296 में, जो कि कड़ा नामक स्थान पर होती है।